हेलो स्टूडेंट्स, एसबीटीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फिजिक्स में बीएससी सेकेंड ईयर में अपना जो चैप्टर चल रहा है टेंशन, उसका करेंगे आज अपन पार्ट सेकेंड। फर्स्ट में अपन ने क्या देखा, टेंसर की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ टेंसर एंड रैंक ऑफ टेंसर। आज अपना टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। अपने सिलेबस में जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो है सिर्फ कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट की, प्रतिचर प्रदिश की रूपांतरण समीकरण। देखो, जैसा अपने को पता है ट्रांसफॉर्मेशन नाम आया है मतलब कि अपन ने लास्ट ईयर मैकेनिक्स में पढ़ा था। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आती है मतलब कि अपन दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। एक फ्रेम अपन ने वहाँ पर लिया था एस, एक लिया था एस डैश। फिर इसमें स्थिति सदिश, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते थे। जैसे एस में आया R इक्वल टू आर डैश प्लस वी टी, तो एस डैश में क्या लिखेंगे, आर डैश इक्वल टू आर माइनस वी टी। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कोई भी जो फलन है, जैसे सदिश है ए है, ये किसके फलन है, निर्देशांकों, अक्ष के फलन है, तो ये तो होंगे एस फ्रेम में। जब अपन कहेंगे ये ए बार है और ये अक्ष बार है, तब ये क्या होंगे, एस डैश फ्रेम के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं फर्स्ट इसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक फर्स्ट, रैंक 1, फर्स्ट ऑर्डर का जो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर होगा। देख क्या लिखेंगे इसमें, माना कि सदिश, माना कि सदिश ए, सदिश के घटक A1 A2 डैश 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 AN तक चलता रहेगा, निर्देशांकों x1 x2 डैश 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 xn के फलन है। अब देखो ये फलन किस में है, एस निर्देश तंत्र में। माना कि सदिश इसके घटक निर्देशांकों के फलन है किसमें, एस निर्देश तंत्र में। ठीक है, दूसरा जब एस डैश का लिखेंगे तो यदि इस ए के घटक जो होंगे A1 A2 AN घटक निर्देशांकों, अब देखो मैंने कहा था इसमें एस डैश वाला लेंगे तो ए बार टू ए बार एन, निर्देशांकों x1 बार x बार टू के फलन है किसमें, एस डैश निर्देश तंत्र में। ठीक है, तब इन दोनों के रूपांतरण समीकरण, तब दोनों निर्देश तंत्रों एस व एस डैश के रूपांतरण समीकरण
निम्न संबंध द्वारा संबंधित होते हैं। ए बार आई इक्वल टू कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर लिख रहे हैं, तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की डेफिनेशन, ये आई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ये तो हुई कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की डेफिनेशन। अब अपन करेंगे इसका ट्रांसफॉर्म। तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण। अब देखो यहाँ पर लिख लेना एक तरीके से, क्या करेंगे इसका रूपांतरण। तो रूपांतरण समीकरण किसका, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर पे। तो समीकरण एक के दोनों पक्षों में डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स बार आई से गुणा करने पर, ठीक है, नोट कीजिए आप इसे। देखो मैं यहाँ का हटा रही हूँ ऊपर वाला, अब देखो समीकरण एक क्या दे रखी है अपने पास, ए बार आई मल्टीप्लाई किससे करना है, डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स बार आई से। इधर क्या है, डेल्टा एक्स बार आई अपॉन डेल्टा एक्स जे पहले से है, डेल्टा एक्स के इंटू डेल्टा एक्स बार आई से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ये ए जे पहले से। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या इधर, डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स जे ए जे। अब आपको पता है ये फॉर्म अपन ने क्या पढ़ी है, क्रोनेकर डेल्टा, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था। जैसे क्रोनेकर डेल्टा वहाँ पर क्या किया था अपन ने, डेल्टा आई जे इक्वल टू डेल्टा एक्स आई अपॉन डेल्टा एक्स जे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आई की जगह के है, जे की जगह जे ही है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा के जे ए जे, क्रोनेकर डेल्टा की परिभाषा से। ये आया क्रोनेकर डेल्टा की परिभाषा से। अब देखो क्रोनेकर डेल्टा की अपन ने क्या पढ़ी थी, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, स्पेशली मैंने उसमें आपको दो ही प्रॉपर्टी बताई थी। अब देखो ये डमी इंडिसेस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओनली ए के, तो यहाँ क्या लिखोगे, क्रोनेकर डेल्टा गुणधर्म से, ठीक है। क्रोनेकर डेल्टा के गुणधर्म से तो क्या आया, ए बार आई डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स बार आई इक्वल टू ए के। इसे लिखोगे आप समीकरण 2। अब देखो इसका कंपैरिजन करो इससे, यहाँ पर मैं ये लिख के बताती हूँ, ये इक्वेशन क्या लिखी, आई है जो समीकरण 2 आई है, ए के बराबर डेल्टा एक्स के अपॉन डेल्टा एक्स बार आई ए बार आई, ये है अपनी समीकरण 2, ये है अपनी ए। ये लेके चले थे, मतलब ये क्या है, एस डैश फ्रेम का, ये एस डैश का, ये एस का, कोवेरिएंट में ये कॉन्ट्रावेरिएंट में, सॉरी, ये क्या आया इसमें, एस में आया, ये किस में आया, एस में, और ये आया एस डैश में। तो एग्जैक्ट इसका उल्टा अपने को मिला, कॉन्ट्रावेरिएंट। वैसे परिभाषा में देखें तो किस में चेंज हो गया, कोवेरिएंट में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो किस में हो गया, एस डैश वाला है वो एस में हो गया है, क्योंकि अपन यहाँ पर एस डैश का
लेकर चले थे। तो यही इक्वेशन जो आती है ये है आपकी इसकी जो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है रैंक 1 का, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आप इसे नोट कीजिए। अब देखो ये तो क्या थी, फर्स्ट रैंक थी। आगे अपन पढ़ेंगे इसकी सेकंड ऑर्डर की। हाँ, पहली बात, ये जो रैंक फर्स्ट की पढ़ी है तो त्रिविमीय आकाश में टेंसर के 3 की पावर n घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखा है तो n बराबर क्या है 1 है, तो इसके कितने होंगे 3 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इसी का बी पार्ट, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदेश, सेकंड ऑर्डर का कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। तो देखो आई वाला अपन ने देखा, वही एस निर्देश तंत्र में तो जो थ्योरी पहले में लिखी थी वही लिखोगे। एस निर्देश तंत्र में A1 A2 AN है, वो किसके निर्देशांकों x1 x2 xn के फलन है। वही जब एस डैश निर्देश तंत्र में होगा तो A⁴1 A⁴2 A⁴n कोऑर्डिनेट्स x⁴1 x⁴2 x⁴n के फलन है। अब देखते हैं अपन इसका रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों के मध्य जो रिलेशन बनेगा A⁴ IJ से लिखा मैंने, ठीक है। अब देखो वैसे ही कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर वैसे भी 2 रैंक का हो गया। रैंक मैंने क्या बताया था, अगर आई होता तो कोई ऑर्डर ही नहीं होता सेम होने पर, क्योंकि एक डमी इंडिसेज आ जाता। अब इसको क्या लिखेंगे, एक को भूल जाओ, एक बार समझो कि 1 की पावर A⁴I लिखा है, तो डेल्टा x⁴I अपॉन डेल्टा xj AJ। दूसरा ये वाला, इसको J लिखा हुआ है तो इसको अपन P से लिख देते हैं, ठीक है। इसको P कर देना। J को लिखेंगे तो डेल्टा x⁴ J अपॉन डेल्टा xq PQ, ठीक है। हो गया सेकेंड ऑर्डर का। अब देखो यहाँ पर 2 आ रहे हैं, दोनों अलग अलग है, तो ये क्या हो गया सेकेंड ऑर्डर का। इसको लिखेंगे अपन इक्वेशन थर्ड। इसी तरह आपको कहे थर्ड ऑर्डर का लिखिए, इसके घटक क्या होंगे, पहले तो 3 की पावर n घटक, n की पावर क्या है 2 है, तो कितने हो गए 9 कंपोनेंट्स। 3 का अपने को कह दिया
तो क्या लिखेंगे, डेल्टा आई जे के लिखा है तो डेल्टा एक्स बार आई अपॉन डेल्टा एक्स पी। भाई आई जे तो सेम ही है तो ये दोनों तो ऐसा का ऐसा लिख दो। ये क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर का। इसके जब कंपोनेंट अपने को कहेगा तो क्या लिखोगे, 3 की पावर n 3 की पावर 3 इक्वल टू क्या होंगे 27 कंपोनेंट। आपके जब क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर या कोवेरिएंट आंसर जो भी लिखा है उसके आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को लिखिए, तब आप क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का ट्रांसफॉर्म दिखाते हैं, सेकंड का ऐसे लिखते हैं, फिर डायरेक्ट यहाँ पर सिमिलरली करके लिख देते हैं, यानी इसी प्रकार ये थर्ड ऑर्डर का। देखो बड़ा क्वेश्चन आता है इसलिए आप इतना ही नहीं कर सकते, फिर आप एक थर्ड टॉपिक और लिखते हो उसमें, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ हायर रैंक। अब देखो अपने अगले को भी पता है अपन ने कहाँ तक लिख दिया है, 3 तक तो यहाँ लिख ही दिया, तो अब 4 का न लिख के अपन 5 का दिखा सकते हैं उसको। तो 5 का दिखाओगे, जैसे ये वाला है तो इसको क्या करेंगे अपन, अभी तक अपन ने आई जे के वाला करा था, जैसे लिखा अपन ने ए, ये ज़रूरी नहीं है ए लिखा हुआ हो सकता है तुम्हें वैसे लिखा हुआ हो, टी भी लिखा हुआ हो सकता है, कोई भी नोटेशन हो सकता है। एल एम लिखा है तो जो कितना भी ये ऑर्डर बढ़ा दे अपने को तो वही एक डेफिनेशन आनी चाहिए खाली। आई जे के एल एम दे रखा है, मैं यहाँ पर वही पी से स्टार्ट करती हूँ जिससे तुम कंफ्यूज नहीं होगे। डेल्टा एक्स क्यू डेल्टा एक्स बार के अपॉन डेल्टा एक्स आर डेल्टा एक्स एल अपॉन डेल्टा एक्स एस डेल्टा एक्स बार एम अपॉन डेल्टा एक्स पी क्यू आर एस टी, और यहाँ पर ए की पावर पी क्यू आर एस टी। ये आ गया आपका हायर रैंक का कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर। अब वही कंपोनेंट यानी 3 की पावर 5, अब अपने को पता है वही, यहाँ का पता है 27, 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 243 कंपोनेंट मिलेंगे अपने को। कितने ऑर्डर का हो गया, 5th ऑर्डर का, नोट करिए इसे। देखिएगा अब क्वेश्चन आता है आपका, जैसे लिख दिया प्रतिचर प्रदिश के रूपांतरण समीकरण लिखिए या वर्णन कीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन कभी भी छोटा वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। समझो पहले अभी भी वही तुम्हारा रेशियो रहा 33 का, तो पहले अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता था तो अब किसका हो जाएगा 11 का, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन करने हैं आपको। तो करना यही है, एक कहीं भी बुक में देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़िए तो आप इसमें ये नहीं लिखोगे कि सेकेंड ऑर्डर का भी अलग से ट्रांसफॉर्म करके दिखाओगे, फिर हायर ऑर्डर का जो अपन लिखते हैं उसका ट्रांसफॉर्म करके दिखाओ। ट्रांसफॉर्म हमेशा एक ही का करना है, फर्स्ट ऑर्डर का, जो कि मैंने तुम्हें ट्रांसफॉर्म करके इजीली यहाँ पर बताया है। कुछ ये जो प्रॉपर्टीज़ थी अपने क्रोनेकर डेल्टा वगैरह की, देखो क्रोनेकर डेल्टा की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और
क्रोनेकर डेल्टा की स्पेशली 2 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिर ये पता होना चाहिए कि ये 1 होगा इफ़ आई इक्वल टू जे, 0 होगा इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, यही इम्पोर्टेंट है। फिर देखो अपन ने देखा तो यहाँ पर ये है कि कॉन्ट्रावेरिएंट आंसर भी पढ़ना है आपको फर्स्ट, फिर सेकंड कोवेरिएंट आंसर पढ़ना है, आपको पढ़ना है इनवेरिएंट। इनवेरिएंट में मतलब यहीं पर ब्रेक लग जाएगा, इन दो की ट्रांसफॉर्मेशन आएगी हमेशा, ठीक है। इनवेरिएंट यानी निश्चल रहते हैं तो इनका कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, दोनों में सेम रहेंगी। फिर अपन पढ़ेंगे मैट्रिक टेंसर एंड एसोसिएट टेंसर। उसके बाद है जो पढ़ेंगे वो है इसकी फंडामेंटल ऑपरेशंस के लिए टेंसर्स को, फंडामेंटल ऑपरेशंस। अब फंडामेंटल ऑपरेशंस में आपको पता है वही जोड़, बाकी, गुणा और भाग के लिए टेंसर को अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर रेडी हो जाता है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर का, बुक से देख लेना, ये एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, जिससे करना कुछ नहीं है आपको। एक जो फर्स्ट ऑर्डर का या जो पहले भी क्लास में भी मैंने आपको कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की डेफिनेशन बताई, वो एक आपको लिखनी आनी चाहिए, वो आती है तो आगे का सारा पैटर्न ईजी हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू।